Hi everyone, welcome to the sociology class. I hope you all are doing good. So, from today, we are going to start a new playlist, especially for CUET PG aspirants. Those of you who are preparing for 2026 exam, this playlist is especially for you. इस प्लेलिस्ट में व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ हम लोग यूनिट वाइज PYQs सॉल्व करेंगे. ठीक है. 2029 से लेके 2025 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग देखेंगे. आज के क्लास में यूनिट 4 एंड यूनिट 6 को हम लोग सॉल्व करेंगे. ऐसे ही बाकी के जो यूनिट हैं उनका भी मैं कंपाइलेशन बनाऊंगी और आपके साथ सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी. क्वेश्चंस हिंदी में भी हैं. मैंने सारे क्वेश्चंस को ट्रांसलेट किया है तो हिंदी वाले स्टूडेंट्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ मेनी ऑफ यू आर अपियरिंग फॉर द 2026 एग्ज़ाम, क्योंकि इसके बाद मैं एक क्वेश्चन वाली प्लेलिस्ट भी स्टार्ट करने वाली हूँ जिसमें मैं MCQs सॉल्व कराऊंगी. आई होप यू गाइज रिमेंबर कि लास्ट ईयर मैंने इग्नू MCQ करवाए थे एंड मैनी स्टूडेंट्स हु वर नॉट इवन इन द बैच, उनका भी उस एक प्लेलिस्ट की वजह से सिलेक्शन हो गया था, क्योंकि उसमें रेगुलर क्वेश्चंस मैंने करवाए थे, हर दिन वो सेशंस होते थे. सेम वैसे ही एक और प्लेलिस्ट मैं बनाऊंगी इस साल 2026 के स्टूडेंट्स के लिए. तो स्टे ट्यून्ड एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो CUET PG की तैयारी कर रहे हैं. ओके. सो यूनिट 4 एंड यूनिट 6 की अगर हम बात करें तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं गाइज. ये पहला सेशन है, इसके बाद एक सेशन और मैं इस पर बनाऊंगी क्योंकि 60 क्वेश्चंस थे जो मुझे 2029 से लेके 2025 तक मिले. और अगर एक ही सेशन में मैं 60 क्वेश्चंस डिस्कस करती तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाता. इसलिए आज की क्लास में हम लोग 30 क्वेश्चंस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग 30 क्वेश्चंस और करेंगे. ठीक है. और सारे जो भी क्वेश्चंस हैं उनमें मैं प्रॉपर नोट्स ऐड करूँगी. तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि जहाँ पर भी लगे कोई भी प्रॉब्लम है, इशू है, यू कैन ऑलवेज टेल मी सो दैट जो भी क्लास का एडिट होगा या यू कैन से जो भी करेक्शन होगा वो पिंड कमेंट में होगा. ठीक है. सो जो लोग बाद में ये सेशन देख रहे हैं या उनको लग रहा है कोई इशू है, प्लीज़ एक बार मुझको बोलने से पहले पिंड कमेंट को ज़रूर चेक कर लेना, क्योंकि जो भी करेक्शन होता है वो पिंड कमेंट में ही होता है. अगर नहीं है इसका मतलब वो इन्फॉर्मेशन वीडियो में सही है. ओके. तो स्टार्ट करते हैं. दोज ऑफ यू हु नो मी, it's good, and those of you who don't know me, my name is Bharvi Bharadwaj and I teach sociology on this platform. एंड डोंट फॉरगेट टू जॉइन दिस टेलीग्राम, बिकॉज यहीं पर आपको इसका जो PDF है क्लास का वो मिलेगा. साथ ही जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं एग्जाम रिलेटेड वो भी इसी टेलीग्राम पे मिलते हैं. ओके. नाउ सी द सिलेबस ऑफ यूनिट 4. यूनिट 4 एंड 6 के क्वेश्चन हम लोग इसलिए साथ में सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि यूनिट 4 और 6 काफ़ी मिलते जुलते यूनिट्स हैं. ठीक है. मैं हमेशा अपने जो स्टूडेंट्स हैं CUET PG के उनको ये बोलती हूँ कि यूनिट 4 और 6 को साथ में ही पढ़ो, क्योंकि इसके जो टॉपिक्स हैं वो आपके सारा GK ओरिएंटेड है. जितना भी GK आना है ना एग्ज़ाम में वो यूनिट 4 और 6 से ही आना है. ठीक है. अब कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बिल्कुल ट्रेडिशनल हैं जिसमें GK नहीं है, तो वो आप लोग अलग से पढ़ सकते हो. जैसे कास्ट का जो है, अब कास्ट में आपसे बहुत ज़्यादा GK ओरिएंटेड कुछ भी नहीं पूछा जाएगा. ठीक है. इसके अलावा ये वाला जो यूनिट है यहाँ से भी बहुत ज़्यादा GK नहीं आता है, इससे GK आता है. ठीक है. और GK का मतलब क्या है? GK में आपको फोकस करना है सेंसस पे. ओके. सेंसस 2011 से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, गवर्नमेंट आर्टिकल से क्वेश्चन आते हैं, स्कीम से क्वेश्चन आते हैं. ये सारे पार्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं. ओके. सो यूनिट 4 एंड 6 आपको खुद से अच्छे से पढ़ना है, साथ में पढ़ना है इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम. अच्छा, मैंने कुछ मैराथॉन्स ऑलरेडी यूट्यूब पे ले रखी हैं इन यूनिट से रिलेटेड, तो तुम लोग वो भी देख सकते हो. वहाँ पर तुम लोगों को एक कॉन्सोलिडेटेड मटीरियल मिल जाएगा पढ़ने के लिए. ठीक है. यूनिट 6 की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर तो पूरा का पूरा GK ओरिएंटेड ही है. कुछ ही टॉपिक्स हैं जो ऐसे हैं जहाँ पर आपको इन डेप्थ पढ़ना होगा. इस बार मैं एक और मैराथन बनाऊंगी जो कि होगी स्ट्रक्चरल इश्यूज़ पे, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे कास्ट, क्लास, जेंडर और एथनिसिटी पे. कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो इसमें आपको पढ़ने हैं फॉर योर एग्जाम. ओके. बाकी ये सारे जो हैं ये ऑलरेडी यूट्यूब पे मैं कवर करा चुकी हूँ, तो अगर तुम लोगों ने नहीं देखे हैं वो क्लासेस तो प्लीज़ उसको देखो, उससे तुम लोगों को काफ़ी हेल्प होगी. ठीक है. अच्छा, क्वेश्चंस बहुत डायरेक्ट आते हैं. अब क्राइम का मतलब ये नहीं है कि तुम थ्योरीज ऑफ क्राइम में चले जाओ, इतना ज़्यादा इन डेप्थ क्वेश्चन CUET PG नहीं पूछता है. ठीक है. क्राइम की मीनिंग तुम्हें पता होना चाहिए, फीचर्स पता होने चाहिए, टाइप्स पता होने चाहिए. टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है. काफ़ी टाइम से मैं ये देख रही हूँ कि CUET PG टाइप्स पे बहुत फोकस कर रहा है ना. जैसे कि करप्शन का अगर कोई टाइप है या फिर ड्रग एडिक्शन के अगर टाइप्स हैं, तो ये सब है जो एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा. ओके. सो प्लीज़ टाइप्स पे ज़रूर फोकस करना.
चलो स्टार्ट करते हैं। 2019 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग 2019 के क्वेश्चंस देखेंगे और धीमे धीमे करके 2025 तक हम लोग आएंगे। ओके, नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, इट इज़ अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन। आईसीडीएस फर्स्ट लॉन्च कब हुआ था? अब ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, अभी तो जो लेटेस्ट पैटर्न है उसमें नहीं आते हैं। अब देखो ये इतना पुराना पेपर है, तो पहले इतने ईजी क्वेश्चंस आते थे। आईसीडीएस कब लॉन्च हुआ था, क्वेश्चन ये है। द करेक्ट आंसर इज सी। अब इस यूनिट वाइज प्लेलिस्ट में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग हर टॉपिक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन या यू कैन से थोड़ा सा नोट्स देखेंगे, ताकि वो टॉपिक आपका यहीं पे कवर हो जाए, और अगर एग्ज़ाम में वो टॉपिक फिर से आ जाता है किसी तरह से, तो आपको उसके बारे में नॉलेज हो। ठीक है, अब ये आईसीडीएस है क्या? देखो, आईसीडीएस इज़ अ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम। प्लीज़ रिमेंबर, ओके। एग्ज़ाम में आपसे फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, लॉन्च की डेट पूछ सकते हैं, ये सारे हैं जो एनटीए पूछ लेता है। ठीक है, अब इसमें है क्या, कुछ सर्विसेज हैं जो इसमें आती हैं, जैसे कि सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, प्री स्कूल एजुकेशन, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, ये सारे हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ऐसी तो कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट बस इतना ही चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होना चाहिए पीवाईक्यू का जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। ओके, ऑब्जेक्टिव्स देख लो कि इसके क्या हैं इस स्कीम के। टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ चिल्ड्रेन इन द एज ग्रुप 0 to 6 ईयर्स। ठीक है, 0 to 6 ईयर्स का जो भी न्यूट्रिशनल हेल्थ है वो चिल्ड्रन का इम्प्रूव करना है इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव। ओके, टू ले द फाउंडेशन ऑफ प्रॉपर साइकोलॉजिकल, फिजिकल, सोशल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। ठीक है, तो चाइल्ड का साइकोलॉजिकल, फिजिकल, सोशल डेवलपमेंट करना, मॉर्टैलिटी, मॉर्बिडिटी, माल न्यूट्रिशन, स्कूल ड्रॉप आउट, इन सबको रिड्यूस करना इसका एक ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अचीव इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन एमंग द वेरियस डिपार्टमेंट्स टू प्रमोट चाइल्ड डेवलपमेंट। सो ये चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और इस यूनिट में, इन दोनों ही यूनिट में स्कीम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। ओके, अभी तुम लोग आज की क्लास में देखोगे कि कितनी सारी स्कीम्स हैं जो ऑलरेडी सीयूईटी पीजी में आई हुई हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं, बट थोड़ा बहुत ये लोग पूछते हैं। देखो, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। विच प्रोग्राम हैव द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिड्यूसिंग मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टैलिटी बाय प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी एमंग्स प्रेग्नेंट वुमेन? JSY, ICDS, NRHM, NSAP। ना यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो इसको ही देख के कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे यार, पूरा पूरा फुल फॉर्म ही नहीं दिया है ना, कंफ्यूज करने के लिए। अगर पूरा लिख देंगे तो तुम लोगों को ईजिली समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ हियर द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज JSY, जननी सुरक्षा योजना। नाउ यू गाइज डोंट बिलीव कि ये जो JSY है ये इग्नू में दिया है। मैं हमेशा कहती हूँ कि इग्नू नोट्स आर रियली रियली इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको कोई भी सोर्स समझ में नहीं आ रहा है पढ़ने के लिए, प्लीज़ रेफर टू इग्नू नोट्स। इग्नू नोट्स के एक एक वर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, सोशल प्रॉब्लम्स का एक अपना मॉड्यूल है इग्नू में, आई थिंक बैचलर्स में, ऑनर्स में भी है, तो तुम लोग वो भी देख सकते हो। ठीक है, जननी सुरक्षा योजना इज़ अ सेफ मदरहुड इन्वेंशन अंडर NHM। प्लीज़ रिमेंबर, ये क्वेश्चन आता है कि किसके अंडर है ये स्कीम। ठीक है, इट इज़ इम्प्लीमेंटेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिड्यूसिंग मैटरनल एंड नियोनैटल मॉर्टैलिटी। मैटरनल और नियोनैटल मॉर्टैलिटी को रिड्यूस करने के लिए है ये स्कीम। ओके, लॉन्च कब हुई थी, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो प्लीज़ रिमेंबर 12 अप्रैल 2005। ओके, प्लीज़ रिमेंबर। बाकी इंपॉर्टेंट फीचर्स भी हैं तो ये तुम लोग रीड कर सकते हो, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी जो किसी भी स्कीम का जो ये वाला पार्ट होता है ना, बेसिक, कि लॉन्च कब हुई, किसने किया, किसके अंडर है, ये सब क्वेश्चंस आते हैं, तो तुम लोगों को इस पर ज़्यादा फोकस करना है। ओके, अच्छा, इसके अलावा जो और भी ऑप्शंस है ना, उसको भी हम लोग देखेंगे। जैसे NSAP आपके ऑप्शंस में था, तो इसका फुल फॉर्म याद रखना, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। ठीक है, इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है ये स्कीम। ओके, सेंट्रल स्पॉन्सर मतलब गवर्नमेंट उसको स्पॉन्सर करती है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें एल्डरली, पुअर, विडोअर, पर्सनस विद डिसेबिलिटी, इन सबको फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की बात है। ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर। आर्टिकल 41 भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, हो सकता है आपसे वो इस टॉपिक से नहीं पूछेंगे, बट आपसे आर्टिकल 41 पूछ लेंगे। ठीक है, तो एक टॉपिक को देखो और उसके आसपास का जो इन्फॉर्मेशन है ना, उस पर भी फोकस करो। ओके, दैट इज़ हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर होलिस्टिकली, इसीलिए PYQs भी इंपॉर्टेंट है। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इन विच ईयर NRLM वॉज लॉन्च्ड, कब लॉन्च हुआ था NRLM?
2011 में, 12 में, 13 में या फिर 14 में? द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज 2011. प्लीज रिमेंबर गाइज, 2011 में ये लॉन्च हुआ था. क्या है ये NRLM? इट इज़ अ नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन. प्लीज रिमेंबर, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. ठीक है, कभी कभी आपसे मिनिस्ट्री भी पूछ लेते हैं. ओके, इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर जो थे वो मनमोहन सिंह थे. प्लीज रिमेंबर, दिस प्लान इज फोकस्ड ऑन प्रमोटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूरल पीपल. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात है इसमें और रूरल पीपल को ऑर्गेनाइज करने के लिए है. ठीक है, आइडिया बिहाइंड दिस प्रोग्राम इज टू ऑर्गेनाइज द पुअर इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप. प्लीज रिमेंबर, SHGs क्या होते हैं इसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी अलग से. कुछ ऐसे शॉर्ट वीडियोस मैं बनाऊंगी जिसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंडियन सोसाइटी रिलेटेड टर्म्स या जो बार बार यूज़ होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगी. ओके, तो ये चीज़ याद रखना. आप देखो यहाँ पर एक और स्कीम है जो दिख रही है, ये वाली SGSY, और इसके अलावा IRDP. तो ये सब फुल फॉर्म्स हैं गाइज जो आपसे पूछ सकते हैं. ओके, इसके अलावा देखो, दिस प्रोग्राम वॉज सक्सीडेड एंड रीनेम्ड बाय दीन दयाल अंत्योदया योजना. तो ये चीज़ याद रखना, बाद में यही स्कीम दीन दयाल अंत्योदया योजना में कन्वर्ट हो गई. एग्जाम में ये आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, क्वेश्चन नंबर 4, डैश स्कीम डज नॉट प्रोवाइड लाइवलीहुड सिक्योरिटी. इसमें से कौन सी है जो लाइवलीहुड सिक्योरिटी के बारे में बात नहीं करती है? मनरेगा, SGSY, NRLM, PMGAY. कौन सी होगी? द करेक्ट आंसर इज डी. प्लीज रिमेंबर, इट इज प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना. ओके, ये बात करती है हाउसिंग रिलेटेड, ना कि एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड. ओके गाइस, प्लीज रिमेंबर. और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है ये तुम लोग याद कर सकते हो. लॉन्च कब हुई थी ये इंपॉर्टेंट है, दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं. ठीक है, अच्छा, इसके अलावा देखो यहाँ पे इंदिरा आवास योजना के बारे में भी दिया हुआ है, विच वॉज लॉन्च्ड इन 1985 बाय राजीव गांधी. ओके, प्लीज रिमेंबर. अच्छा, इसके अलावा मनरेगा इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. मनरेगा आपके एग्ज़ाम में कई बार ऑप्शंस में आई है, तो चांसेस हैं कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है. ठीक है, तो इसको स्किप नहीं करना है, इसको देखना है. ओके, एम टू गारंटी राइट टू वर्क. प्लीज़ रिमेंबर, 23 अगस्त 2005 को ये लॉन्च हुई थी. एंड इसका फुल फॉर्म याद रखना. ठीक है, जो ओरिजिनल बिल था वो ये था, ये भी याद रखना, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है. इंट्रोड्यूस किसने किया था, तो ये भी याद रखना, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है. ओके, नाउ नेक्स्ट स्कीम जो है दैट इज़ SGSY. अच्छा, इसका फुल फॉर्म यहाँ पर नहीं दिया है, तो लेट मी राइट इट. स्वर्ण जयंती. ओके, ग्राम स्वरोजगार योजना. ओके, प्लीज़ रिमेंबर द फुल फॉर्म. एग्ज़ाम में फुल फॉर्म पूछते हैं, तो आपको हर स्कीम का फुल फॉर्म तो याद होना ही चाहिए. ओके, नाउ प्लीज़ रिमेंबर, दिस स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन 1999. तो एग्ज़ाम में डेट आती है तो आपको याद रखनी है. ठीक है, इतना ज़्यादा इसमें रीड करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऐड कर दिया है. इफ़ यू हैव फ्री टाइम तो फर्स्ट पैराग्राफ रीड कर लेना, दैट्स इट. इससे ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछेंगे. फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, लॉन्च डेट इंपॉर्टेंट है, कोई पर्सन या कुछ और इससे एसोसिएटेड है तो वो इंपॉर्टेंट है. ओके, नथिंग मोर देन दैट. ओके, उससे ज़्यादा आपको PhD नहीं करना है. ओके, नाउ question number 5, POXO Act is related to what? Adult Children Corporate Slavery. So POXO Act किससे related है? We all know it is related with children. Okay, so POXO Act के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. It is important, एग्जाम में आ सकता है. Okay, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ से रिलेटेड है ये एक्ट. ओके, इसको प्रिवेंट करने के लिए ये एक्ट बनाया गया था. नाउ प्लीज़ रिमेंबर गाइज, दिस बिल वॉज पास्ड ऑन 22 मई 2012. तो ये चीज़ याद रखना. ओके, नवंबर 2012 में इसको एक लॉ की तरह पास किया गया. ओके, यानी कि जो रूल्स हैं वो अप्लाई हो गए. ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट टू प्रोवाइड अ रोबस्ट लीगल फ्रेमवर्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन. अच्छे से लीगल फ्रेमवर्क देना ताकि चिल्ड्रंस को प्रोटेक्ट किया जाए फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज़, सेक्सुअल हरासमेंट, पोर्नोग्राफी. राइट, तो ये सारी चीज़ें याद रखना, एग्जाम में आती है. अच्छा, यहाँ पर एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज़ आर्टिकल 21. ओके, प्लीज़ रिमेंबर, इस तरह के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं. ओके, अच्छा, पॉक्सो एक्ट जो है वो चाइल्ड को डिफाइन करता है. ठीक है, एनी पर्सन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज. तो 18 ईयर्स के नीचे जो भी हैं वो चिल्ड्रन में काउंट होंगे अंडर पॉक्सो एक्ट. ओके,
इसके अलावा देखो यहाँ पे और भी चीज़ें दी हैं, जैसे सेक्सुअल असॉल्ट इंक्लूड्स एक्शंस वेयर अ पर्सन टचेस पेनिट्रेट्स द वेजाइना पीनिस एनस और ब्रेस्ट ऑफ अ चाइल्ड विथ सेक्सुअल इंटेंट। ओके, सो बाकी चीज़ें भी रीड कर लेना, इट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट बट आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, राइट। सो स्क्रीनशॉट ले लो और ये सारी चीज़ें हैं जो यूनिट 4 और 6 में तुम लोगों को ऐड करनी है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज NFHS स्टैंड फॉर। NFHS का फुल फॉर्म पूछा है, वेरी इजी क्वेश्चन। ऐसे फुल फॉर्म्स हैं जो पहले बहुत ज़्यादा देखो पूछे जाते थे, 2019 में तो मुझे लग रहा है यही सब पूछा गया है, राइट। द करेक्ट आंसर इज बी, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ओके, प्लीज़ रिमेंबर क्या है ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। तो देखो, इट इज़ अ इंडिया वाइड सर्वे कंडक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ओके, सो ये एक सर्वे है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कराता है, यानी गवर्नमेंट की तरफ से ये होता है। देखो इतने सारे अभी तक हो चुके हैं, लिस्ट ऑफ सर्वे इज ऑल्सो देयर, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, विच इज़ द स्टेट विद द हाइएस्ट पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया। कौन सा इसमें से स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब्स हमें देखने को मिलती हैं। बताओ कौन सा क्वेश्चन है। अब ट्राइब का क्वेश्चन आया है और कहाँ से हम बता सकते हैं, तो प्लीज़ रिमेंबर इस तरह के क्वेश्चन आपके सेंसस से कवर होंगे, ठीक है। सेंसस 2011 का जो भी डेटा है कि हाईएस्ट क्या है, लोएस्ट क्या है, राइट, कौन सी ट्राइब हाईएस्ट है, कौन सी लोएस्ट है, कौन सी स्टेट में है, ये सब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ओके, द करेक्ट आंसर हेयर इज ए, दैट इज मध्य प्रदेश। प्लीज़ रिमेंबर मध्य प्रदेश में हाईएस्ट है एसटीज़, एंड इसमें फर्स्ट नंबर पे जो है वो है भिल। ओके, भिल ट्राइब इज़ द हाईएस्ट। ओके, प्लीज़ रिमेंबर। यहाँ पर देखो मैंने ऐड भी कर दिया है, सेकंड नंबर पे उड़ीसा है, थर्ड पे महाराष्ट्र, फोर्थ राजस्थान, देन छत्तीसगढ़, देन गुजरात, झारखंड। अच्छा, ये वाला भी याद रखना कि आंध्र प्रदेश है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, राइट। उसके बाद 2014 में तेलंगाना भी बन गया था, है ना। तो यहाँ पर थोड़ी सी रैंकिंग चेंज हो सकती है, बट हम लोग 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करेंगे। ओके, ना कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं गाइस जो याद रखना है एमपी की, बाएगा, भिल, भरिया, पर एग्जाम में आपसे गौंड पूछा जाता है, भिल पूछा जाता है, मुरिया पूछा जाता है, ठीक है। ऑल दीज आर इम्पॉर्टेंट। नाउ ट्राइबल्स इन मध्य प्रदेश देख लो, 43 रिकॉग्नाइज्ड एसटी हैं जो हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलती हैं। ओके, प्लीज़ रिमेंबर, जिसमें से 3 जो हैं वो पीटीजीज हैं, यानी पीवीटीजीज, सॉरी, जिसको कहते हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ओके, प्लीज़ रिमेंबर दिस। बाकी द टर्म शेड्यूल्ड ट्राइब्स रिफर टू स्पेसिफिक इंडिजीनियस पीपल हुज स्टेटस इज एक्नॉलेज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, प्लीज़ रिमेंबर इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में बनते हैं, आपसे ऐसे पूछ लेंगे कि डैश रिफर्स टू स्पेसिफिक इंडिजीनियस पीपल हुज स्टेटस इज एक्नॉलेज्ड, है ना, तो आपको पता होना चाहिए, राइट। इसके अलावा देखो 2011 के अकॉर्डिंग भिल जो है सबसे पॉपुलर ट्राइब है। ओके, प्लीज़ रिमेंबर। इसके बाद सेकेंड नंबर पे गौंड है, देन कोल है, देन कोरकू है, राइट। ऑल दीज इन्फॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 8, अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। PIL को हम लोग किसके अगेंस्ट फाइल कर सकते हैं। क्राइम डन बाय एन इंडिविजुअल, इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मनरेगा, डोमेस्टिक वायलेंस ऑन अ वुमेन इन योर विलेज। ना यहाँ पर PIL का थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, राइट। जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है दे विल बी क्लूलेस कि क्या होगा। द करेक्ट आंसर हेयर इज डी गाइस, प्लीज रिमेंबर। क्या है PIL, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखो, एक्सप्रेशन PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम अमेरिकन जूरीप्रूडेंस, प्लीज रिमेंबर, वेयर इट was designed to provide legal representation to previously unrepresented groups like poor, racial minorities, unorganized consumer, citizens who were passionate about environmental issues, etc. PIL means litigation filed in a court of law for protection of public interest, यानी किसी भी ऐसे पब्लिक मैटर पे जिसमें आपको इंफॉर्मेशन चाहिए या आपको कुछ भी उससे रिलेटेड कोई इशू है, वो आप डायरेक्टली कोर्ट को बता सकते हैं वाया दिस PIL। ओके, PIL इज़ नॉट डिफाइंड इन एनी स्टैचू और एनी एक्ट, प्लीज़ रिमेंबर दिस। एग्जाम में पूछा जा सकता है कंफ्यूज करने के लिए। ऐसे भी अब क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पर आपको बोल देंगे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग PIL, और फिर आपको 3 ऑप्शन दे देंगे और आपको बताना होगा कौन सा सही है कौन सा गलत। ये नया पैटर्न है जो CUET PG और अदर एग्जाम्स जो NTA के हैं उसमें आने लगा है, ठीक है ना। PIL इज़ द पावर गिवन टू पब्लिक, ये एक तरह की पावर है जो पब्लिक के पास होती है, जिससे वो कोर्ट को कभी भी क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ें हैं, प्लीज़ रिमेंबर। सम ऑफ द मैटर्स विच आर अंडर PIL, बहुत सारे मैटर्स हैं जो आ सकते हैं, बट देखो, बॉन्डेड लेबर मैटर, निगलेक्टेड चिल्ड्रेन, नॉन पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस, एट्रोसिटीज़ ऑन वुमेन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, राइट। सो ये सारे जो मैटर्स हैं वो PIL के अंडर आते हैं, प्लीज़ रिमेंबर।
Question number 9. Which of the different forms of feminism talked about reproductive right? Radical, liberal, Marxist, postmodern. So please remember guys, फेमिनिज्म का क्लास मैं बहुत जल्द अपलोड करने वाली हूँ. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और थोड़ा सा उसमें और मुझे ऐड ऑन करने हैं नोट्स. उसके बाद मैं उसको रिकॉर्ड करके अपलोड करूँगी. फेमिनिज्म ना सिर्फ नेट और गेट के लिए इंपॉर्टेंट है बट अब CUET PG के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से एसोसिएट करके ये लोग इसमें से क्वेश्चन पूछने लगे हैं. ओके, सो द करेक्ट आंसर हेयर इज़ A, दैट इज़ रेडिकल. प्लीज़ रिमेंबर. तो फेमिनिज्म के बारे में तो हम लोग बात ही करेंगे अच्छे से, तो मैं अभी यहाँ पर कोई नोट्स ऐड नहीं कर रही हूँ. ठीक है, देखो लगातार क्वेश्चंस हैं. तो 2029 के इतने ही क्वेश्चंस थे गाइस. 9 क्वेश्चंस थे जो 2019 में आपके यूनिट 4 और 6 कंबाइन पूछे गए हैं, यानी GK ओरिएंटेड क्वेश्चंस. ना 2020 की बात करेंगे अब हम. क्वेश्चन नंबर 10. विच वेव ऑफ फेमिनिज्म टॉक्ड अबाउट यूनिवर्सल सिस्टरहुड? कौन सा वेव ऑफ फेमिनिज्म है जिसमें यूनिवर्सल सिस्टरहुड की बात होती है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फिर फोर्थ? द करेक्ट आंसर, what will be the correct answer? The correct answer is B, that is second. Okay, please remember, wave of feminism भी मैं आपको पढ़ाऊंगी in a very very easy form. ठीक है, देखो यहाँ पर दिया हुआ है कुछ इन्फॉर्मेशन है जो अभी देख लो. कार्डिनल वर्क्स दैट डिफाइंड द थ्रस्ट ऑफ दिस पीरियड आर शुलामित, फायरस्टोन, द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स. देन ये कुछ बुक्स है गाइस. ठीक है, कुछ बुक्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी है. एग्जाम में ये सब बुक्स इंपॉर्टेंट होती हैं, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं. ठीक है, तो ये सारी बुक्स अलग से प्लीज़ मेंशन कर लो कहीं पे. ओके, इसीलिए मैंने शायद ये नोट ऐड किया था क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स मुझे यहाँ पे मिल गई थी जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं. ओके, ना क्वेश्चन नंबर 11. द वर्ड फेमिनिज्म हैज़ इट्स ओरिजिन इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज? कौन सी लैंग्वेज से वर्ड लिया गया है फेमिनिज्म? फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन या हिब्रू? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज A. ओके, प्लीज़ रिमेंबर इट इज़ फ्रेंच. और मैं आपको ऑलरेडी पढ़ाऊंगी फेमिनिज्म, तो वहाँ पर हम लोग इन डेप्थ ये सारी बातें करेंगे. एक चीज़ और ध्यान रखना कि फेमिनिज्म को कॉइन किया है चार्ल्स फॉरियर ने 1837 में. ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, एग्जाम में पूछी जा सकती है. ओके, क्वेश्चन नंबर 12. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी द डिकेड फॉर वुमेन बाय यूनाइटेड नेशंस? इसमें से कौन सा डिकेड है जिसको हम लोग डिकेड फॉर वुमेन कह सकते हैं? ओके, 1976 से 85, 71 से 80, 81 से 90 या फिर 91 से 2000? प्लीज़ रिमेंबर गाइज, ये अच्छा क्वेश्चन है और वुमेन रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस मुझे देखने को मिले हैं. ठीक है, तो वुमेन रिलेटेड GK पे आपको फोकस करना है. वो जो एक टॉपिक है ना उसमें प्रॉब्लम ऑफ वुमेन, उसमें से काफ़ी GK है जो CUET PG पूछता है. ओके, तो प्लीज़ इस पे ध्यान देना. कोई भी वुमेन रिलेटेड बात आपको पता चलती है, मोस्टली फैक्चुअल GK, तो उसको नोट डाउन करना. ओके, द करेक्ट आंसर इज़ A, दैट इज़ 1976 से लेके 85 तक. एक चीज़ और याद रखना कि 1975 जो है ना उसको हम लोग इंटरनेशनल ईयर कहते हैं. ठीक है, वुमेन्स ईयर. एक मिनट, 9 तो ठीक से नहीं बना मेरा. वेट, 1975. ओके, ये क्या है? इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर. ओके, प्लीज़ रिमेंबर. अच्छा, ऐसा क्यों है? क्योंकि 8 मार्च को वुमेन्स डे होता है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे. ओके, तो ये भी याद रखना. आगे देखो मैंने इन्फॉर्मेशन ऐड करी है. यूनाइटेड नेशन डिकेड फॉर वुमेन स्टार्ट होता है 1976 से 85 तक. वाई? बिकॉज इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा जो पॉलिसीज़ हैं, इश्यूज़ हैं, वो वुमेन ओरिएंटेड थे. ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर. इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी इम्पोर्टेंट ऐसा नहीं है. इट वॉज अडॉप्टेड, ओके, नॉट सो इम्पॉर्टेंट. ओके, तो ये चीज़ याद रखना. इसके अलावा इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर जो है 1975, ये तो मैंने बता ही दिया. ये देखो 8 मार्च जो है इंटरनेशनल वुमेन्स डे, प्लीज़ रिमेंबर. ओके, द एम्बलम ऑफ इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन डे वाज डव. ये भी याद रखना, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि एम्बलम क्या था. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं गाइज और ये सारे फुल फॉर्म्स आपको ध्यान रखने हैं. IWY, CEDAW, देन UNIFIL, ये सब एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं. ठीक है, तो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पे ध्यान ज़रूर देना है. Now, question number 13. Which of the following focuses on both the reproductive and productive roles of women? So तुम लोग देख सकते हो 2020 में कितने सारे क्वेश्चंस हैं जो वुमेन ओरिएंटेड हैं, प्रॉब्लम ऑफ वुमेन से पूछे गए हैं. राइट, अच्छा थोड़ा सा सिलेबस भी हो सकता है 2020 में चेंज हो. देखो इसमें आंसर क्या होगा?
कौन सा इसमें से अप्रोच है जो फोकस करता है रिप्रोडक्टिव एंड प्रोडक्टिव रोल्स ऑफ वुमेन दोनों पे? WID, WAD, GAD या फिर WID एंड WAD? नाउ ये मैं आपको पढ़ाऊंगी, जब मैं फेमिनिज्म का टॉपिक पढ़ाऊंगी ना तो वहीं पर ये आपको पढ़ाऊंगी। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है सी। प्लीज़ रिमेंबर, जेंडर एंड डेवलपमेंट इज़ द करेक्ट आंसर। थोड़े से नोट्स मैंने ऐड करे हैं, देखो। WID का मतलब है वुमेन इन डेवलपमेंट। इस अप्रोच में क्या होता है? दिस अप्रोच इमर्ज्ड इन 1970s व्हेन इट बिकेम एपरेंट वुमेन वर नॉट बेनिफिटिंग फ्रॉम डेवलपमेंट ड्यू टू देयर एक्सक्लूजन फ्रॉम डेवलपमेंट। वुमेन को डेवलपमेंट से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था क्योंकि वो एक्सक्लूडेड थी डेवलपमेंट प्रोग्राम से, ठीक है? इसीलिए वुमेन इन डेवलपमेंट। ओके, प्लीज़ रिमेंबर, इट मेड डिमांड्स फॉर वुमेन्स इंक्लूजन इन डेवलपमेंट। सो यानी वुमेन को डेवलपमेंट में ऐड किया गया ताकि वो भी उसका पार्ट बन सकें, राइट? सो इट फोकसेस ऑन सोशल स्ट्रक्चर और इकोनॉमिक सिस्टम, वी कैन से, राइट? इट फोकस्ड ऑन वुमेन एक्सक्लूसिवली एंड ऑलमोस्ट आउटसाइड ऑफ द मेन स्ट्रीम ऑफ डेवलपमेंट। फिर आता है WAD, जो कि है 1970s के लेट की। देखो, ये अर्ली 1970s था, ये लेट 1970s है, ठीक है? यहाँ पर फोकस होता है वुमेन एंड डेवलपमेंट पे। इसके बाद जो आता है वो है GAD, जेंडर एंड डेवलपमेंट, जो कि आता है 1980s में। ओके, यहाँ पर क्या होता है देखो, कमिंग टुगेदर ऑफ मेनी फेमिनिस्ट आइडियाज एंड लेसन्स लर्न फ्रॉम WID और WAD, दोनों की जो लिमिटेशंस थी उसके बाद इसको बनाया गया था, ठीक है? तो ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगी, जब मैं आपको फेमिनिज्म पढ़ाऊंगी वहाँ पर हम लोग ये इन डेप्थ डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस आने के यहाँ से चांसेस हैं। ओके, नॉट ओनली इन CUET PG बट स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट एग्जाम, आप लोगों को भी इन सब चीज़ों पे फोकस करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन वाज द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पास्ड इन इंडिया? 2009, 2005, 2010 या 2011? द करेक्ट आंसर इज B, दैट इज 2005। एक चीज़ याद रखना, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि मैम 2006 होना चाहिए, क्वेश्चन तो गलत है, ड्रॉप होगा। देखो, 2005 में इट वॉज पास्ड इन पार्लियामेंट, यानी पास्ड बाय पार्लियामेंट। ओके, प्लीज रिमेंबर। इसके बाद 2006 में इट केम इनटू फोर्स। ओके, तो दोनों ही ईयर सही है। एग्जाम में पूछा क्या जा रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, देखो, Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 is an act of parliament enacted to protect women from domestic violence. The law came into force on 26 October 2006. Please remember, okay? For the first time in Indian law, the act defines डोमेस्टिक वायलेंस। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है अब इस बार की डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो सबसे पहले कौन से एक्ट में डिफाइन किया गया, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हैं एग्जाम में जो पूछी जाती हैं गाइस। अब लेवल जो है वो थोड़ा सा एग्जाम का चेंज हो गया है, राइट? डोमेस्टिक वायलेंस इज डिफाइंड बाय सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट, प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है? क्या डिफाइन किया गया है देखो, एनी एक्ट, ओमिशन और कमीशन और कंडक्ट ऑफ रिस्पॉन्डेंट शेल कॉन्स्टिट्यूट डोमेस्टिक वायलेंस। ये सारी चीज़ें हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस में आएंगी। ओके, नाउ यू हैव टू रीड दिस, आप लोगों को इसको रीड करना है क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, ये तो पूछ ही सकते हैं कि कौन से एक्ट में डोमेस्टिक वायलेंस को डिफाइन किया गया है। ओके, नाउ एक्सपैंड पूरा, ना पूरा का फुल फॉर्म पूछा गया है। इस तरह के क्वेश्चंस आई डोंट थिंक आप पूछेगा एग्जाम में, बट अर्बन सोसाइटी का पार्ट है तो अर्बन सोसाइटी से इन्होंने उठा के ये कनेक्ट कर दिया, राइट? तो प्लीज रिमेंबर द करेक्ट आंसर इज D, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ अर्बन एम्यूनिटीज इन रूरल एरियाज। अच्छा, कल की क्लास गाइस जो होगी उसमें बचे हुए 30 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और साथ में लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस ईयर में कितने क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है? तो एक ओवरऑल आइडिया मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या एरिया पे आपको फोकस करना है इस साल के लिए, यानी 2026 या इवन अगर आप 2027 की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं देन ऑल्सो व्हाट आर द टॉपिक्स दैट आर इंपॉर्टेंट, ये सब मैं आपको कल की लास्ट में बताऊंगी सारे क्वेश्चंस करने के बाद। ओके, सो पूरा क्या है देखो, इट इज़ अ कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। प्लीज़ रिमेंबर, उनकी बुक है टारगेट 3 बिलियन, इसमें उन्होंने इसकी बात की थी। अच्छा, इसमें है क्या ये भी देखो, प्रपोजेस द अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस प्रोवाइड इन रूरल हब्स टू क्रिएट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी आउटसाइड सिटीज़, ठीक है? तो बेसिकली रूरल सोसाइटी को आई थिंक बेटर बनाने का है ये, है ना? देखो यहाँ पर लिखा भी है, इट वॉज शोन इन स्टडी दैट एनर्जी सेल्फ सफिशिएंट तलुकास कैन न्यू डेवलपमेंट मॉडल। हाँ, तो रूरल इंडिया को बेटर बनाने का ही है ये, ठीक है? ज़्यादा इन डेप्थ में नहीं, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। आई डोंट थिंक दिस विल बी आस्क्ड
इन 2026 और 2027, ठीक है। इतने ज़्यादा क्वेश्चंस इस तरह के नहीं पूछे जाएंगे जो कि फेमस नहीं है एक्चुअली। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। नीति आयोग से क्वेश्चन आ सकता है, बहुत चांसेस है, ठीक है। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को रिप्लेस किया था किसने? नीति आयोग ने। प्लीज़ रिमेंबर क्या है नीति आयोग, कई बार मैं इसको ऐड करके आप लोगों को बता चुकी हूँ। एपेक्स पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्लीज़ रिमेंबर, ओके। इसका फुल फॉर्म तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, प्लीज़ रिमेंबर। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2015, प्लीज़ रिमेंबर, ओके। और इसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था, ये भी याद रखना। साथ में हेडक्वार्टर दिल्ली में है। कब फॉर्म हुआ था? ओके, प्लीज़ रिमेंबर। Now, question number 17, which of the following act protect children from sexual offenses? इसमें से कौन सा एक्ट है जिसमें सेक्सुअल ऑफेंस से चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट किया जाता है? तो मैंने अभी आप लोगों को ये बताया था। कौन सा एक्ट होगा बताओ? द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज पॉक्सो एक्ट, ओके। यहाँ पर सारे एक्ट्स का मैंने थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन ऐड कर दिया है सो दैट अगर इस बार कुछ भी आए तो तुम लोग उसको कर लो, राइट। NCPCR का फुल फॉर्म देखो क्या है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ओके। PCPNDT एक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, तुम लोगों के सिलेबस में एक टॉपिक है फीमेल फीटिसाइड, तो वहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट 1994 में आया था। पॉक्सो एक्ट 2012 में आया था, प्लीज़ रिमेंबर। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। साथ में मैंने इस पर थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर दिया है जो तुम लोग देख सकते हो। NCPCR जो है वो इंश्योर करता है लॉज पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स आर इन लाइन विद चाइल्ड राइट्स, यानी जो भी लॉज हैं पॉलिसीज़ हैं वो चाइल्ड राइट्स के अकॉर्डिंग है, ठीक है। PCPNDT एक्ट जो है वो प्रिवेंट करता है सेक्स सिलेक्शन एंड फीमेल फीटिसाइड, सो फीमेल फीटिसाइड इज इन योर सिलेबस, सो दैट इज़ वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट, राइट। पॉक्सो एक्ट की अगर हम बात करें तो पॉक्सो एक्ट मैंने आपको बताया ही, सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट, पोर्नोग्राफी, इन सब चीज़ों पे ये बात करता है, चिल्ड्रंस को प्रोटेक्ट करता है, राइट। जुवेनाइल जस्टिस ये क्या है? डील्स विद चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, ऐसे चिल्ड्रन जो लॉ से कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं उनके प्रोटेक्शन, उनके रिहैबिलिटेशन, एडॉप्शन, उन सब की बात करता है JJ एक्ट, ओके। प्लीज़ रिमेंबर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 देखो, अनोमी का जो कॉन्सेप्ट है दरखाइम ने जो हमें दिया है वो कौन सी बुक में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, क्वेश्चन ये पूछा गया है। अब देखो यहाँ पर मैं तुम लोगों को पहले विकीपीडिया का एक पेज दिखाती हूँ, देखो। द टर्म कॉमनली अंडरस्टूड टू मीन नॉर्मलेसनेस इज बिलीव टू हैव बीन पॉपुलराइज्ड बाय फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट एमाइल दरखाइम इन हिज इन्फ्लुएंशियल बुक सुसाइड, ठीक है। एमाइल दरखाइम सजेस्टेड दैट प्रोटेस्टेंट एग्जिबिटेड अ ग्रेटर डिग्री ऑफ अनोमी देन कैथोलिक्स, ये सब याद रखना। एमाइल दरखाइम ने कहा था कि जो प्रोटेस्टेंट्स हैं उनमें ज़्यादा अनोमी देखने को मिलता है, ओके। हाउएवर दरखाइम फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ अनोमी इन 1893। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पर क्या था कि फर्स्ट किस में इंट्रोड्यूस हुआ है, सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, ओके। बाद में उन्होंने इसको पॉपुलराइज किया है सुसाइड में। आई थिंक जब मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था 2020 का पेपर तो मैंने वहाँ पर सुसाइड टिक कर दिया था, बट प्लीज़ रिमेंबर गाइस इट इज़ ए, डिवीजन ऑफ लेबर, ओके। तो ये चीज़ याद रखना, अगर पॉपुलराइज आएगा तो सुसाइड होगा, ठीक है, बट अगर इंट्रोड्यूस आएगा तो डिवीजन ऑफ लेबर होगा। देखो दरखाइम नेवर यूज द टर्म नॉर्मलेसनेस, रैदर ही डिस्क्राइब्ड अनोमी एज डीरेंजमेंट एंड एन इनसैटिएबल विल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम में ना इस तरह के छोटी छोटी डिटेल से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना, और कभी कभी ना कोई भी टॉपिक अगर तुम्हें कहीं से नहीं समझ में आ रहा है पढ़ना है, कहाँ से पढ़ें, तो विकीपीडिया से पढ़ लो। मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये चीज़ देखी है कि ये NTA जो है ये बहुत सारे क्वेश्चन तो सिर्फ विकीपीडिया की इन्फॉर्मेशन से ही बना देता है, ठीक है। सो अगर विकीपीडिया का ही पेज पढ़ लोगे तो मोर देन इनफ है, ओके। Question number 19. One Stop Center Sakhi provides dash facilities to women affected by violence. अब देखो 2020 में कितने सारे वुमेन ओरिएंटेड क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिए। तो वन स्टॉप सेंटर सखी जो है स्कीम, उसमें क्या क्या होता है? लीगल असिस्टेंस, मेडिकल असिस्टेंस, पुलिस असिस्टेंस, तो ऑल ऑफ द अबव होगा, ठीक है। सारी ही चीज़ें होती हैं, इंटीग्रेटेड असिस्टेंस होता है। तो इसको तुम लोग रीड कर सकते हो, ओके। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आई डोंट थिंक कि दोबारा यहाँ से क्वेश्चन रिपीट करेंगे, बट एक बार रीड कर लोगे तो इट विल नॉट हार्म, ओके। क्वेश्चन नंबर 20. In the year 2013, the criminal laws related to sexual offences was amended, which is famously known as what? Nirbhaya Act, Visakha Act, the Immoral Traffic Act, none of the above. What will be the correct answer? 2013 के जो क्रिमिनल लॉज हैं उनसे रिलेटेड
इसमें से कौन सा एक्ट होगा? द करेक्ट आंसर इज़ ए, प्लीज़ रिमेंबर इट इज़ निर्भया एक्ट। ओके, बाकी सारे एक्ट के बारे में भी मैंने इन्फॉर्मेशन ऐड करी है। देखो, द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013, जिसको हम लोग निर्भया एक्ट भी कहते हैं, ये 19 मार्च 2013 में आया था। ओके, प्लीज़ रिमेंबर। और इसमें बहुत सारे प्रोविजंस हैं, ये भी याद रखना। और ये कब हुआ था? जब 2012 में दिल्ली गैंग रेप केस आया था। ओके, तो इतना ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाना है, बट हाँ बेसिक्स याद रखना। अच्छा, विशाखा गाइडलाइंस से रिलेटेड भी मैंने देखो इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी है। ओके, ये विशाखा गाइडलाइंस तुम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ था? एक केस है विशाखा एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। सो राजस्थान से रिलेटेड है, प्लीज़ रिमेंबर, जहाँ पर एक सोशल वर्कर थी जिनका नाम था भनवरी देवी। इनका गैंग रेप हो गया था राजस्थान में बिकॉज शी वॉज ट्राइंग टू स्टॉप अ चाइल्ड मैरिज। ओके, देन इसके बाद क्या हुआ था? इसके बाद विशाखा गाइडलाइंस आई थी, ये तुम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोर्ट ने क्लियर गाइडलाइंस दी थी, ठीक है, कि सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस से कैसे डील करना है। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखना, विशाखा गाइडलाइंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सारे आर्टिकल्स भी इंपॉर्टेंट हैं। ओके, देन इमोरल ट्रैफिक एक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1956। प्लीज़ रिमेंबर, इसमें ब्रॉथल और प्रोस्टिट्यूशन की डेफिनेशन है जो तुम लोग देख सकते हो, क्योंकि प्रोस्टिट्यूशन तुम्हारे सिलेबस में है, राइट? क्वेश्चन नंबर 21, what is the core idea of unity in diversity? It is a unity without uniformity and diversity without fragmentation. It is based on the notion that diversity enriches contradictions and conflict, state of fragmentation and division without togetherness and oneness. It does not transcend the notion accommodation without assimilation. What will be the correct answer? The correct answer is A, that is, it is a unity without uniformity, diversity without fragmentation. Now you guys won't believe this question is directly from second line of your Wikipedia page. अगर इस टॉपिक को विकीपीडिया पर सर्च करोगे, ये देखो वहीं पर दिया है, यूनिटी विदाउट यूनिफॉर्मिटी एंड डाइवर्सिटी विदाउट फ्रेगमेंटेशन। सो तुम लोग समझ रहे हो कि एनटीए किस तरह से क्वेश्चन बना रहा है। अब एनटीए वालों, मेरा वीडियो देख के तुम लोग विकीपीडिया को मत छोड़ देना, राइट? नाउ 2021 ईयर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2020 के क्वेश्चंस ओवर। क्वेश्चन नंबर 22, द न्यूमेरिकली सिग्निफिकेंट रेशियल ग्रुप इन इंडियन सोसाइटी इज व्हाट? नेग्रेटो, प्रोटो, ऑस्ट्रेलॉइड, मोंगोलॉइड या फिर मेडिटेरियन? नाउ द करेक्ट आंसर हेयर इज बी गाइस, प्लीज रिमेंबर, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड जो है वो न्यूमेरिकली सिग्निफिकेंट रेशियल ग्रुप है। इंडियन सोसाइटी में जो रेशियल ग्रुप का पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान देना है। अच्छा, संथल ट्राइब में ये वाला रेस हमें देखने को मिलता है, ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर। और ये जो है ट्रांसलेशन गलत हो गया है गाइस, तो प्लीज़ इग्नोर, ठीक है, आई थिंक पीछे वाला ही कॉपी पेस्ट हो गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन विच प्लेस वॉज अ पोर्ट टाउन? कालीबंगन, रोपर, कोटदिजी या फिर लोथल? अब आईवीसी का क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने, हिस्ट्री में चले गए ये, बट क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जब तुम लोग इंडियन सोसाइटी पढ़ोगे तो इंडियन सोसाइटी को पढ़ने के लिए थोड़ा सा हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ना पड़ेगा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से कनेक्ट करके इन्होंने आईवीसी पूछ लिया, ठीक है। द करेक्ट आंसर हेयर इज़ लोथल। पोर्ट टाउन जो है वो लोथल है, प्लीज़ रिमेंबर। और ये कहाँ प्रेजेंट है ये भी याद रख सकते हो, तो प्रेजेंट डे गुजरात। ओके, सो प्रेजेंट डे गुजरात इज़ योर लोथल पोर्ट टाउन ऑफ आईवीसी। ओके, इसके अलावा इट हैड डॉकयार्ड, कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन है जो तुम लोग ऐड कर सकते हो खुद से भी ढूंढ के, ठीक है। मैरी टाइम ट्रेड की फैसिलिटी है यहाँ पे। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेरी राइटिंग समझ में नहीं आती है, तो अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है ना गाइस, तो तुम लोग मुझसे पूछ सकते हो। मेरा टेलीग्राम तुम लोगों को पता ही है, @भैरवी भारद्वाज। कभी भी वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, कोई भी स्क्रीनशॉट लेके मुझसे पूछ सकते हो कि मैम ये क्या लिखा है, मैं बता देती हूँ, मैं तो उस पर एक्टिव ही रहती हूँ, राइट। Now, question number 24. The Balika Samriddhi Yojana was initiated in which year? 1987, 97, 2007 या फिर 2017? So, बालिका समृद्धि योजना कब आई थी ये पूछा गया है। The correct answer is B, that is 1997. Please remember, वुमेन रिलेटेड स्कीम्स गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोग देख सकते हो कितने सारे क्वेश्चंस हैं जो यहाँ से पूछे गए हैं, ठीक है। ये देखो मैंने थोड़ा सा नोट भी ऐड किया है, बालिका समृद्धि योजना 1997 एज अ पार्ट ऑफ इट्स वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इनिशिएटिव। इसमें क्या क्या है तुम लोग देख सकते हो, ब्रिंग अबाउट अ कंस्ट्रक्टिव शिफ्ट इन हाउ कम्युनिटी सोसाइटी फैमिली सी मदर्स एंड गर्ल्स, ठीक है।
बेसिकली वेलफेयर ऑफ गर्ल चिल्ड्रन पे ये फोकस करती है, ठीक है। प्रिजर्विंग एंड इन्हांसिंग एनरोलमेंट एंड रिटेंशन ऑफ फीमेल स्कूल, यानी फीमेल्स का स्कूल में रिटेंशन बढ़े, एनरोलमेंट बढ़े, राइट। नर्चरिंग द गर्ल चाइल्ड प्रॉपरली टिल शी रीचेज मैरिजेबल एज, जब तक वो मैरिजेबल एज तक रीच ना करे तब तक उसको नर्चर करना, राइट। ये सारी चीज़ें हैं जो इस स्कीम के ऑब्जेक्टिव हैं, प्लीज रिमेंबर। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ओके। Question number 25. Under which article of Constitution of India has the practice of untouchability? So articles आते हैं guys, please remember. मैं कई बार कह चुकी हूँ important articles तो आपको पढ़ने ही हैं और बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ने। आई थिंक बहुत सारे सोशोलॉजी स्टूडेंट्स हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए तो ये ईजी है, राइट। तो कुछ आर्टिकल्स वगैरह प्रिपेयर कर लो, 2-4 क्वेश्चन से ही एडमिशन रुक जाता है, तो ऐसे लाइटली नहीं लेना है, ओके। क्वेश्चन का आंसर है डी, ईजी क्वेश्चन। आर्टिकल 17 टॉक्स अबाउट अनटचेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 26, द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 1961 में आया था, प्लीज़ रिमेंबर, ओके। इसके अलावा ये 2 अमेंडिंग एक्ट्स हैं जो तुम लोग देख सकते हो, एक है 1984 और एक है 1986, ओके। अच्छा, डाउरी वगैरह पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ गाइस, तो अगर तुम लोगों ने नहीं देखा है तो देख लेना, मैं आज की इस वीडियो के साथ उसको ऐड कर दूंगी, ठीक है। इन विच ईयर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट वाज इनैक्टेड, देखो ये क्वेश्चन अगेन रिपीट हुआ है। 2005 मैंने भी बताया था पास हुआ था और 2006 में ये आया था, राइट। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, वोहरा कमेटी। वोहरा कमेटी करप्शन से इन्होंने पूछ लिया, तो जो भी तुम्हारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो सोशल प्रॉब्लम्स वाले हैं उनसे रिलेटेड तुमसे पूछा जाता है कमिटीज़ और स्कीम्स, ओके। द करेक्ट आंसर इन दिस विल बी ए, दैट इज़ 1993, ओके। देखो यहाँ पे मैंने ऐड भी कर दिया है, वोहरा कमेटी रिपोर्ट जो है वो NN वोहरा ने सबमिट की थी, दैट इज़ वाई इसका नाम वोहरा कमेटी है। October 1993 studies problem of criminalization of politics and nexus among criminal politician bureaucrats in India. Okay guys, please remember. तो बस इतना ही याद रखना, इससे ज़्यादा इन डेप्थ जानने की ज़रूरत नहीं है। जननी सुरक्षा योजना अगेन रिपीट, JSY, अभी ऑप्शन में देखा था, फिर अब क्वेश्चन में आ गया, तो इसी तरीके से ऑप्शंस को भी लाइटली नहीं लेना है, ओके। द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज़ 2005। क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास। कल हम लोग अगेन 30 क्वेश्चंस करेंगे जो कि बचे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी और फिर दिक्कत हो जाती है अपलोड करने में और तुम लोग भी देखते देखते बोर हो जाते हो, ठीक है। द ट्रेडिशनल सिस्टम इन रूरल इंडिया विद ऑक्यूपेशनल ऑब्लिगेशंस विद रिलेशनशिप ऑफ सर्व्ड एंड सर्विंग कास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड। क्लास सिस्टम, इंडस्ट्रियल सिस्टम, ब्यूरोक्रेटिक, जजमानी। द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज जजमानी सिस्टम। 2 टॉपिक्स हैं गाइज जो मैं देख रही हूँ बार बार आए हैं एग्जाम में, जबकि आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है कहीं भी। एक तो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और दूसरा है जजमानी सिस्टम। तो इफ़ पॉसिबल तो इसको तुम लोग पढ़ना, कुछ दिनों में मैं इस पर क्लास अपलोड करूँगी, ठीक है। ये इंडियन सोसाइटी में ही है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था जजमानी सिस्टम से भी, और आई थिंक PRI से शायद नहीं आया था, बट जजमानी सिस्टम से तो आया था, ठीक है। तो ये रीड कर लेना। वैसे तो मैं अलग से फेमिनिज्म, जजमानी सिस्टम, PRI ये सब करवाऊँगी तुम लोगों को यहाँ पर, तो यहाँ पर एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इन डेप्थ हम लोग इस पर क्लास करेंगे। Now, those of you who are watching me for the first time, don't forget to subscribe if you're a sociology student and preparing for any exam, NET exam, GATE exam, CUET PG exam, कोई भी sociological exam है तो सब्सक्राइब कर लो, ओके। ओनली इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टीचिंग, अगर समझ में आ रहा है तभी, ओके। ना दिस इज़ द टेलीग्राम जो आपको ज़रूर से ज्वाइन करना है। टेलीग्राम ज्वाइन करना मैंडेटरी है। बाद में मुझसे मत कहना कि मैम PDF कहाँ है, ये वो। फाइल सेक्शन में जाओ, फाइल सेक्शन में सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और जो नहीं है अपलोड वो तुम लोग मुझे यहाँ पर मैसेज करके बता सकते हो कि मैम ये वाला PDF नहीं मिल रहा है, ओके। सो दिस इज़ माय पर्सनल टेलीग्राम। तो कभी भी कोई बात करनी हो, सोशोलॉजिकल रिलेटेड डाउट हो, तुम लोग मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हो, ओके। नाउ दिस इज़ द ऐप, प्ले स्टोर पे तुम लोगों को ऐप भी मिल जाएगी सोशोलॉजी क्लास की। कुछ टेस्ट वगैरह फ्री में होते हैं या कोई बैच है, कोर्स है, वो सब यहीं पे होगा। तो कल मिलते हैं क्लास में। बाय बाय गाइस, कीप लर्निंग।